हेलो बच्चों। तो आज बच्चों हम सॉलिड स्टेट के महाराष्ट्र बोर्ड में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों वो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ठीक है, ये सीरीज बच्चों हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम सारे चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों हम उसके सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी पर बच्चों। ओके, चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सॉलिड स्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें करने हैं वो हम टॉपिक वाइज करेंगे बच्चों। मतलब आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा अगर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। जो पहला सवाल है, डिफाइन अनआइसोट्रोपी और डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। आप सभी को पता ही होगा बच्चों, ये वाला सवाल तो काफी फेमस था। मार्च 2013, 14, 17 में आया था, मार्च 2019 में भी आया था बच्चों। लेकिन जो आपका 2022 का सिलेबस है बच्चों उसमें ये वाला पार्ट बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो हमें इसे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तो अगला जो सवाल है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर। तो पहला सवाल आपको पूछा गया है, मार्च 2016 में पूछा गया था, आयोडीन एग्जिस्ट एज आयोडीन। और ऑप्शन में बच्चों में पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये दिया है। तो अगर आपने बच्चों पढ़ा है अच्छी तरह से तो आयोडीन जो होता है बच्चों वो नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, मतलब आपका सी आंसर करेक्ट होगा। तो नॉन पोलार में देखो, अगर पोलार में मुझे एग्जांपल बताने हैं तो जैसे HCl है बच्चों, SO2 है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मतलब अगर कोई घुमा के सवाल भी आया तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड HCl SO2। आयोनिक सॉलिड की बात करता है बच्चों तो जैसे NaCl है ना, जैसे बच्चों और बताना है CHCl है, उसके बाद और बताना है तो KBr है बच्चों। ऐसे बहुत सारे आयोनिक वाले, बहुत सारे जिसमें आयंस होंगे प्लस माइनस, है ना, ऐसे प्लस माइनस होगा, वो होता है आयोनिक सॉलिड। नॉन पोलार की अगर बात करते हैं ना बच्चों, इसमें फेमस जिस पे सवाल पूछा जा सकता है जैसे I2 है ना, आयोडीन जो अभी पूछ लिया। वैसे ही बच्चों अगर आप बोल सकते हो CH4 है ना। उसके बाद अगर नॉन पोलार में और बताना है बच्चों तो CO2। ओके, और अगर बताना है हमें तो जो डायटोमिक है जैसे सॉलिड स्टेट में O2 है, N2 है ना, ये सारे बच्चों नॉन पोलार है ना, Cl2 है, Br2 है। अगर हम इन्हें सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो ये सारे के सारे बच्चों नॉन पोलार की कैटेगरी में आते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड की कैटेगरी में बच्चों जैसे हमारे पास H2O है ना, जैसे बच्चों HF है, उसके बाद बच्चों NH3 है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वो आएंगे बच्चों किस कैटेगरी में, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवा दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों, मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड। डायमंड में बच्चों मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है? तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो डायमंड है बच्चों ये कोवेलेंट सॉलिड होता है। किसका एग्जांपल है ये? कोवेलेंट सॉलिड का, जिसका बच्चों नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं अगर आपको पता है तो। और इसका काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसलिए बच्चों इसे जायंट सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे बच्चों हम जायंट सॉलिड भी कहते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। तो ये जो डायमंड है बच्चों ये एक कोवेलेंट सॉलिड है। अब कोवेलेंट सॉलिड में और भी एग्जांपल्स अगर आपको याद रखने हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं, जैसे डायमंड है, उसके बाद बच्चों ग्राफाइट है ना, ये भी कोवेलेंट सॉलिड है। उसके बाद बच्चों फुलरीन है ना, ये भी बच्चों कोवेलेंट सॉलिड है। और इनमें जो मेजर बाइंडिंग फोर्स होता है उसके नाम से ही पता चलता है बच्चों ये कोवेलेंट सॉलिड है, तो इसमें जो मेजर बाइंडिंग फोर्स होगा वो होगा बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे अगर कोई मेटेलिक सॉलिड है तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड दिखेगा, आयोनिक सॉलिड है तो उसमें आयोनिक बॉन्ड दिखता है बच्चों, है ना। वैसे कोवेलेंट सॉलिड में आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है, ये मेजर बाइंडिंग फोर्स होता है इसके अंदर। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो ए आंसर बच्चों करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूलर सॉलिड है बच्चों, उन्हें हमें डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों, अगर मुझे यहां पे बात करनी है तो क्लासिफिकेशन है किसका? मॉलिक्यूलर सॉलिड का अलग अलग टाइप्स हैं। तो हम क्या करेंगे इसे बच्चों, एक सबसे पहले मॉलिक्यूलर तो नहीं चाहिए था ये, क्लासिफाई, क्योंकि देखो इसमें बच्चों
मॉलिकुलर सॉलिड। ओके, चलो देखो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अमोनियम फॉस्फेट है ये होता है बच्चों NH4 प्लस, है ना, और PO4 जो होता है बच्चों वो 3 माइनस, ये फॉस्फेट। अगर इसका कंपाउंड बनाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, NH4 ये प्लस है, ये 3 माइनस है, तो बच्चों इसे 3 बार लिखेंगे। अब ये 3 प्लस हो गया है ना, 3 बार लिखा, तो आगे PO4। तो ये वाला जो है बच्चों ये आयोनिक सॉलिड है, ये आयोनिक सॉलिड है। ओके, उसके बाद बच्चों अगर ब्रास की बात करते हैं तो ये आता है बच्चों मेटेलिक सॉलिड, अलॉय है बच्चों, ये ब्रास क्या है, अलॉय है। तो ये बच्चों पहले लिख दो लगे तो, ब्रास क्या है, अलॉय है। तो ये आता है बच्चों मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में, मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में। ओके, उसके बाद अगर एसेट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये बच्चों आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। एसेट किसका एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल एसेट मॉलिक्यूल, वो भी बच्चों ये नॉन पोलर वाला है। ओके, कौन सा है, नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये जो डायमंड है बच्चों, ये तो थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ये कोवेलेंट सॉलिड है बच्चों। डायमंड क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। ये जुलाई 2017 का सवाल है बच्चों, और हमें इसके आंसर कुछ लिखने थे, इसे क्लासिफाई करना था डिफरेंट टाइप्स में। ओके, तो क्लासिफाई फॉलोइंग सॉलिड, है ना, ये कुछ सॉलिड हमें दिए हैं, उन्हें हमने क्लासिफाई कर दिया आयोनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट की कैटेगरी में बच्चों, कुछ ऐसे। ओके, तो आप लगे तो लिख लो, अमोनियम फॉस्फेट आयोनिक है, ब्रास मेटेलिक है, एसिड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर सॉलिड है, डायमंड बच्चों कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों मार्च 2018 में पूछा गया था, आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करो। 2 मार्क के लिए पूछा गया था। तो पहले तो आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या होते हैं बच्चों आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में आपको आयंस दिखेंगे। अब आयंस जो होते हैं बच्चों वो 2 तरह के होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और दूसरे बच्चों निगेटिव चार्ज आयन होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं बच्चों उन्हें हम कैटायन कहते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं बच्चों उन्हें हम एनायन कहते हैं। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों तो कुछ ऐसे दिखेगा हमें, देखो जैसे ये पॉजिटिव है ना, उसके बाद निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ओके, फिर से बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, फिर से यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बच्चों में आयोनिक सॉलिड में दिखता है, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, और इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, है ना, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो और कोलम्बिक, कोलम्बिक फोर्स, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स होता है आयोनिक सॉलिड में, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, मतलब अपोजिटली चार्ज आयन जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्स होता है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले लिखना क्या क्या है वो देखो। तो अगर हम आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं बच्चों, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और निगेटिवली चार्ज आनायन है बच्चों, और जो अल्टरनेट लैटिस पॉइंट पे है, मतलब कैसे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ओके, उसके बाद द आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपेंसेटिंग अपोजिट फोर्सेस, हेंस दे आर हार्ड। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन आयंस के बीच में आपको कौन सा फोर्स दिखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स बच्चों में दिखता है, और इस फोर्स की वजह से बच्चों ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक सॉलिड में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण दे आर नॉट मेलिएबल, वो मेलिएबल नहीं है बच्चों, मतलब उन्हें हैमर करके हम थीन शीट नहीं बना सकते, मेलिएबल नहीं है। ऑन अप्लाइंग अ शेयरिंग फोर्स, अगर उस पर हम शेयरिंग फोर्स लगाते हैं तो आयोनिक क्रिस्टल जो है ब्रेक होता है इनटू स्मॉल यूनिट्स, है ना। अगर हम उस पर शेयरिंग फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, इसका मतलब दे आर ब्रिटल, वो बच्चों ब्रिटल होते हैं। तो ये इनका प्रॉपर्टी। ओके, 2 मार्क के लिए इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है। आगे बच्चों अगला सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड इनटू डिफरेंट टाइप्स, है ना। अब कुछ सॉलिड बच्चों हमें दिए हैं, इन्हें अलग अलग टाइप में हमें क्लासिफाई करना है। जैसे बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, ये जो HCl होता है, HCl होता है बच्चों पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, HCl क्या है, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उसके बाद बच्चों अगर हम CO2 की बात करते हैं
तो CO2 जो है ये होता है बच्चों नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो सॉलिड आइस है बच्चों, ये होता है, आइस कौन सी कैटेगरी में आता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, देखो सॉलिड आइस की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉलिड आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये Cl पोलार मॉलिक्यूलर, CO2 नॉन पोलार मॉलिक्यूलर, और जो SO2 है वो पोलार। ये सब लिखवाया था बच्चों मैंने। तो ये सॉलिड आइस जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो SO2 है बच्चों, ये SO2 और HCl मैंने बताया था ये पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये क्या है? पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड है बच्चों, कुछ ऐसे। तो ये आपको इस तरह से क्लासिफाई करना है कौन सा सॉलिड कौन सी कैटेगरी में आता है। जुलाई 2018 का सवाल है बच्चों, 2 मार्क के लिए पूछा गया था। अगर आपने आंसर सही किया है तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना। तो अच्छी तरह से इसे एग्जाम्पल का एक टेबल बना लो और उस टेबल से बच्चों आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये जो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस वाला पार्ट है, अल्फा बीटा गामा 90, है ना, तो ये वाला पार्ट बच्चों अभी नए वाले बुक में नहीं है ना। तो ये पुराना ओल्ड सिलेबस था बच्चों, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। ये भी बच्चों ओल्ड सिलेबस था, करने की जरूरत नहीं है। आगे ये बच्चों अगला सवाल क्या है, देखो। एन आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है, क्रिस्टलाइजेस इन FCC टाइप स्ट्रक्चर, है ना। FCC टाइप स्ट्रक्चर है बच्चों, और जिसमें हमें दिया है A आयंस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। देखो बच्चों, अगर हम FCC टाइप यूनिट सेल की बात करते हैं तो FCC टाइप यूनिट सेल में होता क्या है वो समझो पहले। अगर मैं FCC टाइप का यूनिट सेल बना रहा हूं बच्चों, तो इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है वो हमें सबसे पहले बताते आना चाहिए। ओके, देखो, तो अगर बच्चों हम FCC टाइप यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसने ए के बारे में क्या बोला है? ए आयंस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। मतलब देखो ये फेस है ऊपर वाला, इसके सेंटर में बच्चों आपको ये दिख रहा है, देखो कुछ ऐसे सेंटर में आपको दिख रहा है। ओके, तो सेंटर ऑफ ईच फेस बोला है, फेस के सेंटर में है। वैसे बच्चों ये नीचे वाला फेस देखो इसके सेंटर में है। ओके, जैसे ये राइट साइड वाला फेस बच्चों देखो इसके सेंटर में है। ओके, ये लेफ्ट साइड वाला फेस बच्चों इसके सेंटर में है। ठीक है, अब वैसे ही बच्चों ये जो पीछे वाला फेस है उसके सेंटर में, देखो ये पीछे वाला फेस है ना इसके सेंटर में, ये आगे वाला फेस बच्चों इसके सेंटर में। ओके, तो टोटल अगर देखते हैं बच्चों हम, तो ए आयंस सेंटर ऑफ ईच फेस, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ ए आयंस इज इक्वल टू, ये बच्चों फेस पे प्रेजेंट है, तो फेस पे जो पार्टिकल होता है उसे 2 यूनिट सेल शेयर करती है। मतलब जैसे ये वाला एक पार्टिकल है, ओके, तो इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है बच्चों, तो एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल शेयर करेगी। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उसका आधा पार्ट होगा 1/2। और ऐसे बच्चों यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, एक आपके सामने की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। ऐसे टोटल बच्चों 6 फेसेस होंगे। तो ये 2 1 जा, ये 2 3 जा 6, तो नंबर ऑफ ए आयंस बच्चों 3 होंगे। बी आयंस ऑक्यूपाइंग कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर बी की बात करते हैं बच्चों, मतलब नंबर ऑफ बी आयंस, अगर हम बी आयंस की बात करते हैं तो ये बच्चों कहां पे होते हैं? देखो बी आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब यहां पे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बच्चों कॉर्नर पे है, कॉर्नर होते हैं 8। और यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसे 8 यूनिट सेल शेयर करती है, मतलब वो 1/8 होता है बच्चों। और ऐसे 8 कॉर्नर होंगे तो ये 8 8 कैंसल, कितना आएगा? 1। ओके, तो नंबर ऑफ बी आयंस बच्चों 1 होंगे। तो हमें पूछा क्या है? द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो ए आयंस कितने हैं? 3, और बी आयंस कितने हैं बच्चों? 1। तो ए है 3 और बी है बच्चों 1, मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा A3B। अब A3B मतलब ऑप्शन बी बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? ऑप्शन बी बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा A3B। कुछ ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो,
अगला सवाल है बच्चों, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? तो अगर आपको पता है तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल अकेला ऐसा यूनिट सेल है बच्चों जो 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल एक अकेला ऐसा यूनिट सेल है बच्चों जो सिंपल मतलब ही बच्चों प्रिमिटिव टाइप में एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव टाइप में एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये बच्चों बीसीसी मतलब बेस या फिर बॉडी सेंटर्ड वाला, बीसीसी लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और तीसरा है बच्चों, चौथा है एंड सेंटर्ड या फिर उसे कहते हैं बेस सेंटर्ड। तो ये एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बच्चों सिंपल वाला भी होता है, बॉडी सेंटर्ड वाला, फेस सेंटर्ड वाला और एंड सेंटर्ड वाला। इसे बच्चों हम बीसीसी और इसे बच्चों एफसीसी कहते हैं। तो चारों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के 4 टाइप्स होते हैं सी। ओके, तो आपका सी आंसर बच्चों करेक्ट होगा, जुलाई 2018 में पूछा गया सवाल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसके ऊपर बेस्ड सवाल है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, अगर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? तो समझो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हो रही है बच्चों, मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा। देखो, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। पार्टिकल जो होगा बच्चों वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। देखो, तो कॉर्नर कितने होते हैं? ऐसे 8 होते हैं, 4 5 6 7 8। ओके, तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल शेयर करती है। मतलब पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर। तो अगर हम बच्चों कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसे 8 यूनिट सेल शेयर करती है, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उसका 1/8 इतना ही पार्ट होता है। ओके, और कॉर्नर होते हैं टोटल 8, मतलब बच्चों यहां पे 1/8, यहां पे 1/8, यहां पे 1/8, ऐसे टोटल 8 टाइम्स। तो ये 8 कैंसल, कॉर्नर का पार्टिकल 1 होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल एज बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर्ड। अगर हम बॉडी सेंटर्ड पोजीशन की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे जो पार्टिकल होता है वो पूरा का पूरा बच्चों यूनिट सेल के अंदर दिख रहा है आपको। देखो, पूरा का पूरा अंदर है, मतलब एक पार्टिकल है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए बच्चों बॉडी सेंटर्ड में? एक कॉर्नर का और एक बॉडी सेंटर्ड का, तो टोटल हुआ बच्चों 1 + 1 2, है ना। तो आपका जो बी आंसर है वो बच्चों करेक्ट होगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, जुलाई 2016 में पूछा गया था, फेस सेंटर्ड क्यूब मतलब एफसीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, इसमें कितने एटम्स होते हैं? एक्सप्लेन। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब एफसीसी की बात हो रही है, इसमें बच्चों नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं वो हमें निकालना है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की जब बच्चों हम बात करते हैं, देखो फेस सेंटर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो यहां पे बच्चे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो तो कॉर्नर पे होता ही है। ओके, तो कॉर्नर पे देखेंगे तो ऐसे 8 कॉर्नर है बच्चों। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसे 8 यूनिट सेल शेयर करती है बच्चों, मतलब कॉर्नर पे वो 1/8 होता है। और यूनिट सेल को टोटल 8 कॉर्नर होंगे तो कॉर्नर का एक पार्टिकल होगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल एट फेस सेंटर्ड पोजीशन। और अगर हम फेस सेंटर्ड पोजीशन की बात करते हैं बच्चों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो देखो, फेस के सेंटर में पार्टिकल है, मतलब यहां पे बच्चों देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसे 2 यूनिट सेल शेयर करती है, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उसका आधा पार्ट ही होता है बच्चों।
और यूनिट सेल को टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो ये 2 1 जा 2 3 जा, आंसर होगा 3। तो टोटल पार्टिकल जो होंगे बच्चों एफसीसी यूनिट सेल में वो 1 + 3 कितने होंगे 4। ठीक है, लेकिन 2 मार्क का सवाल है बच्चों, थोड़ा अच्छी तरह से हमें लिखना होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अब थ्योरी क्या लिखना है वो देखो। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, हैज 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है और 6 पार्टिकल एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस, 6 फेसेस के सेंटर में 6 पार्टिकल है, ये तो मैंने बता दिया। अब एवरी पार्टिकल एट कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 नेबरिंग यूनिट सेल, कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसे बच्चों 8 यूनिट सेल शेयर करती है, मतलब ईच यूनिट सेल कंटेन ओनली 1/8 ऑफ पार्टिकल एट इट्स कॉर्नर, मतलब हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे बच्चों उसका 1/8 इतना ही पार्ट होता है। ओके, दूसरी चीज, अब एवरी पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ फेस है ना, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है बच्चों इज शेयर्ड बाय 2 नेबरिंग यूनिट सेल, जिसे 2 यूनिट सेल शेयर करती है जो फेस के सेंटर में, मतलब ईच यूनिट सेल कंटेन ओनली 1/2 ऑफ द पार्टिकल एट फेस, मतलब फेस के ऊपर जो पार्टिकल है वो सिर्फ आधा है एक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल में बट रहा है। ओके चलो आगे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच एफसीसी यूनिट सेल, टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेसेस, फेसेस पे, कॉर्नर और फेसेस के मिला के। तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है 1/8, कॉर्नर होते हैं 8, प्लस फेस पे जो पार्टिकल होता है 1/2 और फेसेस होते हैं 6। तो ये होगा बच्चों 1 1 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये होगा 1 + 3, मतलब कितना आएगा 4, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में बच्चों 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, कुछ ऐसे हम कर सकते हैं, है ना। अब अगला सवाल है बच्चों पैकिंग इन सॉलिड के ऊपर, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स टू द नंबर ऑफ एनायंस इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है मतलब एचसीपी, तो रेशियो निकालना है हमें ऑक्टाहेड्रल होल्स का और नंबर ऑफ एनायंस का। तो बच्चों जितने ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायंस होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ एनायंस है उतने ही ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, मतलब जितने ऑक्टाहेड्रल है उतने ही नंबर ऑफ एनायंस है, तो इसका रेशियो जो होगा बच्चों वो कितना होगा 1:1, मतलब नंबर ऑफ एनायन एक है तो ऑक्टाहेड्रल होल भी कितना होगा 1 होगा, रेशियो 1:1 होगा बच्चों, बस इसे अच्छा लिख लो। द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स टू एनायन इन आइदर एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर 1:1 है ना, तो ये रेशियो बच्चों 1:1 होता है, एचसीपी ले लो या फिर सीसीपी ले लो। अगला सवाल है बच्चों पैकिंग इफिशियंसी के ऊपर बेस, तो क्या बोला है देखो, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब बीसीसी है बच्चों, तो स्पेस ऑक्यूपाइड इज, तो स्पेस ऑक्यूपाई कितना होता है, तो अगर आपको पता है बच्चों तो हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक होता है, ओके, दूसरा बच्चों हमारे पास बीसीसी होता है और तीसरा होता है बच्चों हमारे पास एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं तो ये होता है बच्चों 47 है ना, लगभग 47% होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 47% के करीब करीब होता है। बीसीसी की बात करते हैं बच्चों तो ये 68% के करीब करीब है, ओके, और जो एफसीसी है बच्चों वो करीब करीब आपको 74% दिखता है। तो हमें बीसीसी पूछा गया है तो ये करीब करीब 68% होता है, तो आपका ए आंसर करेक्ट है बच्चों। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर हमारे पास है तो उसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो कितना होता है 68%, मतलब पार्टिकल 68% स्पेसेस बच्चों ऑक्यूपाई करते हैं बीसीसी में, एफसीसी में 74%, सिंपल क्यूबिक में 47%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी मतलब ही स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल वो बच्चों एफसीसी में होता है 74%। आगे अगला बच्चों मार्च 2017 में पूछा गया सवाल है, कैलकुलेट द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, परसेंटेज इफिशियंसी है ना ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल है बच्चों तो इसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है वो कैलकुलेट करके दिखाओ। 2 मार्क का आया था बच्चों मार्च 2017 में। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है, तो मतलब अगर मैं सिर्फ इसका फ्रंट व्यू लेता हूं देखो तो कुछ ऐसे दिखेगा, पार्टिकल सिर्फ हमें कॉर्नर पे दिख रहा है कुछ ऐसे। तो अगर बच्चों पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है
ये यूनिट सेल का एक फेस है और इसके फेस के ये फेस है बच्चों और कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो ये जो यूनिट सेल का एज है उसका लेंथ है बच्चों ए। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर, सबसे पहले क्या करें, कंसिडर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर करेंगे। उसके बाद लेट ए क्या है बच्चों, ए है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ए बच्चों यूनिट सेल का एज लेंथ है। और उसके आगे बच्चों जो आर है बच्चों रेडियस ऑफ एटम, या फिर आप कह सकते हो स्पीयर, जो स्पीयर के जैसा होता है। तो इसका जो रेडियस है बच्चों यहां से यहां तक ये आर है और यहां से यहां तक ये भी आर है बच्चों, है ना। तो इसका रेडियस होगा आर। तो फ्रॉम फिगर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर से बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है A इज इक्वल टू, मतलब जो A है वो R प्लस आर है बच्चों, मतलब 2R है। फिगर से हमें समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों, ए क्यूब है ना, जो एज लेंथ होगा उसका क्यूब। तो एज लेंथ 2R है, उसका क्यूब, मतलब ये होगा 2 का क्यूब होगा 8 और R क्यूब, है ना, 8R क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर हम अभी पार्टिकल का वॉल्यूम निकालते हैं, जो एटम है बच्चों वो स्पेरिकल शेप का है, तो अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम। और एटम मतलब ही है बच्चों आपका स्पीयर, है ना, एटम मतलब ही क्या है, स्पीयर है, स्पीयर के जैसा दिख रहा है बच्चों हमें वो। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो होगा वो होता है 4/3 पायर क्यूब। ओके, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है, तो हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 1 एटम। इसमें बच्चों एक ही एटम होता है। और अगर इसमें बच्चों एक ही एटम है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसमें एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, जो एटम का वॉल्यूम है वो एक ही एटम का तो वॉल्यूम है ना, तो ये 4/3 पायर क्यूब होगा बच्चों। ओके, कुछ ऐसे होगा वॉल्यूम ऑफ एक एटम। अब बच्चों हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं। तो अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक एटम का जो वॉल्यूम है बच्चों वो आया है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूबिक सेल का वॉल्यूम जो आया है वो आया है 8R क्यूब। ओके, कुछ ऐसे बच्चों हमारा आंसर आया है। अब आगे क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे आगे। अब आर क्यूब कैंसिल होगा ना, ठीक है, यहां पे जो आर क्यूब है बच्चों वो क्या होगा, कैंसिल होगा। चलो तो आगे बढ़े। चलो देखो अभी, तो अगर हम यहां पे इसे कैंसिल करते हैं तो कैसे आएगा, अभी देखो। तो बच्चों यहां पे आर क्यूब हो जाएगा कैंसिल। और पैकिंग इफिशियंसी है, ये परसेंटेज है बच्चों, तो इंटू 100 भी होगा। यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं इंटू 100 भी होगा बच्चों, इंटू 100। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं अभी। तो ये होगा बच्चों आपका जो आंसर है वो होगा 4/3 पाई, मतलब होता है 3.14 इंटू 100, और नीचे है बच्चों अपॉन में 8। अब देखो ये क्या होगा, 4 1 जा 4 2 जा, अब ऊपर होगा बच्चों 314 अपॉन होगा 3 2 जा 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका 52.36 के करीब आता है बच्चों, 52.36 के करीब आता है। ओके,
तो ये बच्चों आपका आंसर होगा परसेंटेज में। शायद बच्चों हमने एक जगह गलती कर दी है, कहाँ पे, यहाँ पे 47% इसमें ये होता है, सॉरी हाँ, ये करेक्शन कर लो, 47% इसमें एम्प्टी स्पेस होता है। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52.36% होता है ना। तो इसमें 52.30 सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें जो वॉइड होता है बच्चों वो 47% के करीब होता है। ओके, यहां पे थोड़ी लिखते वक्त गलती हो गई थी, याद रखना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 52.36%। ये सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी होगा। ओके, अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों ये हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज पहला ही दिन है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो और अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, अपनी कॉपी में लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों आपका अच्छी तरह से। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और एक डिफेक्ट वाले टॉपिक के कुछ सवाल है। तो अगले क्लास में बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और पढ़ाई करते रहो। और चैनल पे अभी आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ। और हर संडे को हम टेस्ट लेने वाले हैं, जितने चैप्टर्स एक वीक में पढ़ाने होंगे उसके ऊपर। तो टेस्ट भी आपको देना है जिससे आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस अच्छी तरह से हो सके बच्चों। ओके, चलो तो मिलते हैं बच्चों अभी अगले क्लास में। बाय बाय।